हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एल्कीन के विरचन की विधियां बताई थी, मतलब एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ी थी हमने। अब आज हम पढ़ते हैं एल्कीन के रासायनिक गुण। डायरेक्टली तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछते हैं कि एल्कीन के रासायनिक गुणों को लिखिए। इनके जो रासायनिक गुण हैं वो या तो कुछ अभिक्रियाओं के नाम से आते हैं या फिर क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, या एथिलीन एसिटिलीन को एथिलीन में कैसे बदलोगे, इस तरह से कुछ घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं। तो हम सारे रासायनिक गुणों को कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग तरह से लिखना होगा। तो आप इस प्रश्न को अथवा करके लिखो कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, है ना। तो ये वैसे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की जो बिल्कुल पहली वीडियो बनाई थी उसमें कुछ अभिक्रियाएं समझा दी हैं, है ना। इसलिए मैं इस वीडियो में इस रिएक्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। सबसे पहले ये रिएक्शन है मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की जो शुरुआत की 1-2 वीडियो हैं उसमें ज़रूर आपको ये अभिक्रिया डिटेल में मिलेगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फास्टली इस अभिक्रिया को बता देती हूँ। मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया जो है उसका हेडिंग दिया है सममित एल्किनों पर HBr का योग, है ना। तो मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार की योगज अभिक्रिया है। योगज का मतलब क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, किसी भी असंतृप्त एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल का योग होता है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट बोल रही हूँ कि मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना भी ज़रूरी है ना। तो असंतृप्त एल्कीन पर किसी हैलोजन अम्ल यानी HBr का योग होता है, तो हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और जो धनात्मक भाग होता है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जिसके पास जो द्विबंध से जुड़ा होता है, और योग सदैव द्विबंध पे होता है। तो इस क्रिया से एल्कीन बदल जाता है संतृप्त एल्केन में। तो क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। ये यहाँ पे आ गया Br, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, है ना, और ये CH2 के स्थान पे क्या हो गया CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोप 1इन। तो ये मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया है, एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। इसमें सममित एल्कीनों पर, एल्कीन्स का मतलब होता है कि जिनमें डबल बॉन्ड आते हैं उस पर जब HBr का योग होता है तो वो इस तरह से होता है। और एक और अभिक्रिया है इसकी अपोजिट, जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया या प्रति मार्कोनी क्रॉफ अभिक्रिया। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको खराश का प्रभाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ML खराश नाम के वैज्ञानिक ने ये पूरी रिएक्शन बताई थी। इसके अलावा इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये योग होता है। और एंटी मार्कोनी क्राफ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया का अपोजिट होता है। क्या होगा देखना कि जब असंतृप्त एल्कीन पर, ये भी क्या है, प्रोप 1इन, असंतृप्त एल्कीन पर जब HBr का योग होता है, HBr मतलब कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होता है, तो इस बार हैलोजन अम्ल का जो धनात्मक भाग है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, और जो ऋणात्मक भाग है वो उसके पड़ोसी कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा था, तो Br तो इस कार्बन पे जुड़ रहा है, इसलिए ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो ये क्या बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। 2 ब्रोमो प्रोपेन के स्थान पे क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी पढ़ी हुई हैं, और मैं देखती हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको वापस रिपीट करा दूँ। ओजोनी अपघटन, है ना, ये पहली अभिक्रिया थी मार्कोनी क्राफ, दूसरी अभिक्रिया है एंटी मार्कोनी क्राफ, तीसरी अभिक्रिया ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन। ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। इसको ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको, मैंने आपको इसमें ये बताया था कि जब असंतृप्त एल्कीन पर ओजोन की क्रिया होती है जिंक धातु की उपस्थिति में, तो पहले ओजोनाइड बनता है माध्यमिक यौगिक, और फिर जब उसका जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, ये सब कुछ बनाना सिखाया है मैंने आपको पिछली वीडियोस में। थोड़ा सा रिपीट करके देख लें हम। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एथिलीन,
CH2 डबल बॉन्ड। आज मैं आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन बताऊंगी ना। तो जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर ओजोन की क्रिया होती है, ओजोन का अणु सूत्र होता है O3 और ये क्रिया जिंक धातु की उपस्थिति में होती है, तो पहले एक माध्यमिक यौगिक बनता है। कैसे बनेगा देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 और एक एक ऑक्सीजन और बचा है। तो ये देखो, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, ओजोनॉइड, है ना। और ओजोनॉइड का जब जल अपघटन करा देंगे, H2O से इसकी क्रिया कराएंगे, तो बन जाएगा एक तो ये अणु, कुछ याद आया आपको, ये CH2O 2 बार बन गया, 2 बार CH2O बना प्लस H2O2 इस क्रिया में निकलता है, ये H2 और ये O2। अब ये CH2O पता है क्या चीज़ है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बने, HCHO और HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के इस क्रिया में 2 अणु बनते हैं। ये हो गया आपका ओजोनी अपघटन या ओजोनीकरण अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी पढ़ी हुई है। अब हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया की, जो है बहुलीकरण। ये हमने नहीं पढ़ी है ना। बहुलीकरण रिएक्शन को हम लोग अब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो ये तीनों क्योंकि पढ़ी हुई रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको फटाफट बता दिया। बहुलीकरण अभिक्रिया, बहुलीकरण नाम का एक चैप्टर भी है 12th क्लास में, पहले वो 11th में था। बहुलक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमराइजेशन, है ना। पहले अर्थ समझो इसका, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। बहुलीकरण शब्द बना है बहुलक से, है ना। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, पॉलीमर 2 शब्दों से मिलके बना है, पॉली मतलब कि मैनी, है ना, और मर, मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि भाग, यानी मैनी पार्ट्स, बहुत सारे भागों से मिलकर। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जब निम्न अणुभार वाले छोटे 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 एकलक, एकलक मतलब इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मोनोमर, तो निम्न अणुभार वाले जब छोटे छोटे एकलक आपस में संयुक्त होते हैं तो उच्च अणुभार वाला एक यौगिक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। मतलब मान लीजिए कि छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे दाने बिखरे हुए हैं मोती के, और फिर आपने उसको एक धागे में पिरो दिया, तो ये इतना बड़ा अणु क्या बन गया, बहुलक, और जो छोटे छोटे एकलक थे वो मोनोमर्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एथिलीन से पॉलीथीन का बनना। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसके आगे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखती हूँ, N लगा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है कि असंख्य अणु। ये संख्या अनलिमिटेड होती है, मतलब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये एथिलीन है। इस एथिलीन का जब बहुलीकरण कराओगे तो पता है क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लो इस N की संख्या 100 है, तो 100 बार तो अपन इसे बोर्ड पे यहाँ से वहाँ तक नहीं लिख सकते, आप कॉपी पे इतनी बार नहीं लिख सकते। तो अपन क्या करेंगे कि ये CH2 बॉन्ड आगे आया, फिर ये और CH2 और है, तो ऐसे करके ये जो N है वो यहाँ लगा देते हैं, मतलब ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसी तरह से एक बॉन्ड इधर भी लगाते हैं, मतलब ये इधर से भी कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। तो ये बहुलीकरण के समीकरण बहुत बढ़िया होते हैं। तो इसका नाम है अगर एथिलीन, ये है एथिलीन, तो इसको अपन बोल देंगे पॉली एथिलीन। पॉली एथिलीन यानी पॉलीथीन, जो हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं ना, वही होता है ये। अच्छा, एक और मैं आपको याद कराती हूँ, बहुत अच्छा समीकरण। ये तो पॉलीएथिलीन हो गया, है ना। आपकी बुक में भी बहुलीकरण के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। पॉलीएथिलीन के अलावा एक पॉलीप्रोपिलीन दिया हुआ है, वो भी देख लो। प्रोपिलीन, ये रहा सूत्र, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये प्रोपिलीन है, इसके आगे N लगा दिया, प्रोपिलीन। ठीक है, अब इससे पॉलीप्रोपिलीन कैसे बनाओगे, ये बॉक्स, ये सिंगल बॉन्ड पहले से ही लगा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस बॉन्ड को यहाँ से मिटा के इसे यहाँ लिखना और यहाँ N लगा देना है। तो अगर ये प्रोपिलीन है तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा पॉलीप्रोपिलीन। तो ये जो बहुलक होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बहुत सारे उपयोग हैं। कौन कौन से उपयोग हैं कि प्लास्टिक के थैले, खिलौने, पाइप, बाल्टी, रबर, बोतल, मोजे, असंख्य उपयोग हैं पॉलीथीन के, और ये आपको नेक्स्ट ईयर एक चैप्टर के रूप में पढ़ने को मिलेगा। अभी आज तो मैंने सिर्फ 2 समीकरण बताई है, आपको अगले साल पूरा का पूरा पॉलीमर के ऊपर चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एल्कीन की प्रमुख अभिक्रियाएं, मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया, एंटी मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया, ओजोनीकरण अभिक्रिया और बहुलीकरण अभिक्रिया। जब हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी ये दोनों रिएक्शंस रिपीट आएंगी,
ठीक है, अब हम और बची हुई रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं एल्कीन्स वाली। तो जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। वो क्योंकि नाम से ऐसी नामजद अभिक्रिया नहीं है, मतलब मेन रिएक्शंस नहीं है, वो कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो आपकी किताब के हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो क्या बता है, एल्कीन के रासायनिक गुणों को समझाइए, है ना। तो एल्कीन का रासायनिक गुण में सबसे पहला दिया है डाई हाइड्रोजन का संयोग, है ना, किताब के हिसाब से समझा रही हूं मैं। डाई हाइड्रोजन का संयोग, संयोग या योग भी तो लिख सकते हैं अपन, है ना। डाई हाइड्रोजन का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। बहुत सिंपल है, कोई भी एथिलीन ले लो और किसी भी एथिलीन की क्रिया जब आप हैलोजन के साथ कराते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो सन्निध डायहैलाइड बनते हैं। सन्निध यानी क्या, कि दोनों कार्बन परमाणु के बिल्कुल पास पास हैलाइड जुड़े रहते हैं। तो देखो मान लो मैंने सूत्र लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या चीज़ है भाई, ये है प्रोपिलीन। इस प्रोपिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, प्रोपिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये जो दोनों ब्रोमीन है वो जाके डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर जाकर जुड़ जाएंगे। कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ Br, ये बॉन्ड उठकर यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, है ना। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पर कंप्लीटली बन चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना चाहते हो तो क्लोरीन भी जोड़ सकते हो। एथिलीन पे योग देख लो, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है, क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हो तो क्या होगा, दो परमाणु है, एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक Cl यहाँ। क्या बन गया ये, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये सन्निध डायहैलाइड होते हैं, जेम डायहैलाइड, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन क्या दी है, हैलोजन का संयोजन, है ना। ओ, मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर हेडिंग डाली है डाई हाइड्रोजन का संयोग और समझा दिया आपको हैलोजन का संयोग। तो कुछ नहीं करना है हमको, हम यहाँ डाई हैलोजन का संयोग कर देते हैं, हैलोजन का संयोग, है ना। मैंने गलती से आपको सेकंड वाली रिएक्शन पहले समझा दी। हैलोजन का संयोजन हुआ ये, अब समझ लेते हैं हाइड्रोजन का संयोजन, कोई दिक्कत नहीं है। डाई हाइड्रोजन का संयोजन, डाई हाइड्रोजन का संयोजन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का अणु इस क्रिया में ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, रिएक्शन नहीं दिया इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि निकिल प्लेटिनम पैलेडियम इन सब की उपस्थिति में जब किसी भी, जैसे मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हाइड्रोजन की क्रिया करा दो, डाई हाइड्रोजन का मतलब होता है H2 की क्रिया करा दो, या तो निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो इसके पास भी एक H आ जाएगा और इसके पास भी एक H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एथेन। ये है आपका डाई हाइड्रोजन का संयोग, है ना। हैलोजन का संयोग भी हो गया। फिर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग, ये मैंने आपको समझा दिया, हाइड्रोजन हैलाइड का योग, HX का योग। तो इसी के अंदर तो अपन ने वो पढ़ी, कौन सी, मार्कोनी ग्राफ और एक और कौन सी, प्रति मार्कोनी ग्राफ। ये दोनों रिएक्शंस हमने हाइड्रोजन हैलाइड के योग के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, तो ये तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। उसके बाद में बताया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जब संयोजन होगा तो क्या बनेगा, तीसरा हो गया। चौथा H2SO4 का संयोजन, है ना। H2SO4 का जब संयोजन होता है तो कैसे होता है, देखो जब एथिलीन की क्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H4, ये एथिलीन है ना। इस एथिलीन पर जब H2SO4 का योग होगा तो एक H तो पहले इस H से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5। C2H4 की जगह क्या हो गया, C2H5, और बचा क्या, HSO4, मतलब कि हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन, और SO4 का नाम क्या होगा, सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया इसका संयोग। अब आया है जल का संयोग, तो जल का संयोग भी बहुत सरल है ना। जल का संयोजन,
जल का संयोजन मतलब कि जल से क्रिया। तो जब किसी भी एल्कीन की हम जल के साथ में क्रिया कराते हैं तो मार्कोनी-क्राफ्ट क्रिया के अनुसार अल्कोहल बनते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये है आपका प्रोपवानिन, है ना, प्रोपिलीन बोल सकते हैं इसको। इसकी क्रिया पानी से करा दो, मतलब कि HOH से करा दो, तो मार्कोनी-क्राफ्ट नियम के अनुसार योग हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जल का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, और जो धनात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जो कि द्विबंध से अटैच्ड है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये है ना। तो कैसे इसको पूरा करेंगे अपन कि ये बॉन्ड आ गया यहाँ तो आ गया OH और यहाँ आ गया CH3, तो ये बन गया आपका अल्कोहल। इसका नाम होगा 2-प्रोपेनॉल, है ना, इसको हम कहेंगे 2-प्रोपेनॉल। तो जल का संयोजन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बहुत ही काम की रिएक्शन। ये रिएक्शंस हमारी चल रही है ना, 5 नंबर तक की हो गई। अब छठी अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन। छठी अभिक्रिया दी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग एल्केन में भी पढ़ चुके हैं, एल्केन का ऑक्सीकरण, फिर अब एल्कीन का, और जब एल्काइंस पढ़ेंगे उसमें भी ऑक्सीकरण आता है। तो इसमें बताया गया है कि एल्कीन को जब बेयर अभिकर्मक के साथ, बेयर अभिकर्मक क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन, है ना। तो बेयर अभिकर्मक यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर ग्लाइकॉल बन जाता है, मतलब कि दोनों कार्बन परमाणुओं पर OH समूह आकर जुड़ जाता है। देखो कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे लिया एथिलीन, ये वाली रिएक्शन बहुत काम की है। हाँ, एथिलीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, ऑक्सीकरण कराते हैं और साथ में H2O भी लेते हैं, और उपस्थिति किसकी होती है? KMnO4। KMnO4 का जो जलीय विलयन होता है वो कहलाता है बेयर अभिकर्मक, है ना, इसको हम कहते हैं बेयर अभिकर्मक। तो क्या होगा मालूम? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये O और ये H, ये OH तो आ गया यहाँ, और एक O और एक H ये आ गया यहाँ, मतलब ये क्या बन गया आपका? एथिलीन ग्लाइकॉल इस क्रिया में बन जाता है ना। क्या बन गया? एथिलीन ग्लाइकॉल, या ग्लाइकॉल भी हम इसको कहते हैं। तो ये बहुत ही काम की रिएक्शन थी, बेयर अभिकर्मक वाली अभिक्रिया। और अब आता है अगला, अच्छा एक और इसमें दिया है पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। चलो अभी तो हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में आता है 7वां ओजोनीकरण, ओजोनी अपघटन, है ना। तो ओजोनीकरण तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और पिछली वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में देखा हुआ है। तो ये कुल 7 अभिक्रियाएं हैं जो कि एल्कीनों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करती है। और अभी जो फिलहाल बोर्ड पे लिखी हुई रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। ये मैं आपको इसका प्रश्न लिखवाऊंगी कि क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एल्कीन वाला पोर्शन लगभग पूरा हुआ। अब हम अगली वीडियो में एल्काइन स्टार्ट करेंगे। और एल्काइन देखो, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है ना, वो हाइड्रोकार्बन कितने भागों में डिवाइडेड है। देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे कौन से होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के हैं, लेकिन आपकी इस किताब में 3 के रूप में हमको डिटेल में पढ़ने को मिला है। एल्केन हमारा पूरा हो चुका है, एल्कीन हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो तीसरा रूप है वो बचा है एल्काइन, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कौन है? वो बेंजीन और बेंजीन के अलग अलग यौगिक। तो हमारा भी ये पोर्शन और बचा है जो कि बहुत छोटा है। तो कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो या परसों की वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाए।